Hello everyone, welcome to the Manuvlog classes and today is 28th of June 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to revise the previous day session with the help of MCQs. Here I will provide you some answers while other answers you have to be provided. Now the question number 1, The Great Nicobar Betrayal has been written by. ये बुक काफी न्यूज में है और कंट्रोवर्शियल में है. सो व्हाट इज द राइटर, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? सो इसके जो राइटर हैं वो हैं पंकज शेखशरिया. इन्होंने इस बुक को राइट किया है और इस बुक को एक्चुअली में लिखा गया है कि जो ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार में टूरिज्म के प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि विच चैनल डिवाइड्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से डिवाइड करता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है. द अनदर क्वेश्चन इज, ये आप कमेंट्स में आपको आंसर करना है. विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ये भी आप कमेंट्स में बताइए. नेक्स्ट है आपका बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. ये अभी न्यूज में था, ठीक है, और कल ही हमने डिस्कस किया था. तो बताइए फिर कमेंट्स में कि बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज इन कौन से स्टेट में है ये पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इन इंडिया? सो इंडिया में लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी का अभी कुछ ही दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ है और वो है आपका बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क या बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. अब आपको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द साइंटिफिक नेम स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ लेपर्ड इज? तो कल हमने आपको बताया भी था कि आपको ये देखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है लेपर्ड का, बिकॉज इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी को बन्नेरघट्टा में इनॉग्रेट किया गया. सो इसका जो एक्चुअल में नेम है वो है पैंथेरा पार्डस. ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी एक्चुअल स्पीसीज है. आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जो बिग कैट की स्पीसीज हैं वो बहुत सारी हैं और उनमें से लेपर्ड अपने आप में एक स्पीसीज है और टाइगर वो भी अपने आप में स्पेसिफिक है, लॉयन स्पेसिफिक है, प्यूमा स्पेसिफिक है. तो वैसे ही बहुत सारी बिग कैट की स्पीसीज हैं. Who recently became the youngest male tennis player to win a Grand Slam title on all three surfaces? आपको पता होगा कि जितने भी ग्रांड स्लैम्स होते हैं टेनिस के वो 3 ग्राउंड पर होते हैं. तो वो होते हैं हार्ड, ग्रास और क्ले. 3 ग्राउंड पर होते हैं. इन तीनों पर किसने जो है अपना रिकॉर्ड बना दिया कि तीनों पर बहुत और सबसे कम एज में इन्होंने तीनों ही ग्राउंड पर जो है अपनी विनिंग को रिकॉर्ड करवाया. ये है मिस्टर कार्लोस एल्काराज. चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये किस कंट्री के हैं ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू अचीव विनिंग अ ग्रैंड स्लैम ऑन ऑल द 3 सरफेसेस? तो ये कौन थे? ये थे स्टैफी ग्राफ. कल भी हमने इसको डिस्कस किया था इस टॉपिक को, ग्रैंड स्लैम के बारे में जो आर्टिकल आया था द हिंदू में. नेक्स्ट हमारे पास में है, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो कौन से ग्राउंड पर इसको प्ले किया जाता है? कल हमने आपको बताए थे सारे के सारे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विंबलडन ओपन हो, यूएस ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, सबको हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था विद डिटेल. सो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को कौन से कोर्ट पर प्ले किया जाता है. इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, Who has been elected as the speaker of the लोक सभा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिकॉज स्पीकर के इलेक्शन पर इस बार बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई. सो आप बता दीजिए ये स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, उनका नेम बताना है. प्रीवियस जो लोकसभा थी उसमें भी यही पर्सन जो है लोकसभा के स्पीकर थे. अगेन उनका फिर से स्पीकर के जो है पोस्ट को फिर से वो होल्ड करेंगे. अब हम चलते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के लिए. और देखो आज बहुत ज्यादा आर्टिकल्स ऐसे नहीं थे जिनको हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकें. जैसे कल बहुत सारे आर्टिकल्स थे लेकिन आज हमारे पास में एक ये आर्टिकल है और एक एडिटोरियल वाला आर्टिकल है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और इधर जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है प्लस जो रियासी का अटैक हुआ था जिसमें इंडियन पीपल थे जो टूरिस्ट थे
और वो अपनी किसी रिलीजियस डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, वहाँ उनको जो है टारगेट करके उनकी किलिंग की गई। सो उस आर्टिकल में उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत कुछ बताया है। एक ये आर्टिकल है, देखो यहाँ आपको बेसिकली ये देखना है कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में स्पीच दी है। सो यहाँ से बार बार क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो आपको थोड़ा देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट में स्पीच एवरी ईयर देते हैं या एवरी मंथ देते हैं या एवरी सेशन में देते हैं, तो क्या उसका है। देखो, प्रेसिडेंशियल स्पीच की जब यहाँ पर बात हो रही है तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 86 और 87 की। इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो आर्टिकल्स हैं जो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में एक एड्रेस कर सकते हैं, पार्लियामेंट में स्पीच दे सकते हैं। आर्टिकल 86 कहता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही अपनी स्पीच दे सकते हैं जब उनको लगता है कि हमें वहां पर जाकर के स्पीच देनी है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जाकर के इंटरेक्शन करना है। सो अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ उससे लेकर के आज तक कभी भी इस आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। आर्टिकल 87 ये कहता है कि जब भी न्यू लोकसभा फॉर्म होगी, मींस जनरल इलेक्शंस के बाद जब भी न्यू लोकसभा होगी तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आकर के स्पीच देते हैं। एक तो ये टाइम हो गया। अनोदर टाइम होता है आपका जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है एवरी ईयर। तो एवरी ईयर जब भी सेशन स्टार्ट होगा तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को, जॉइंट ग्रुप को, उसको क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे एक स्पीच देते हैं। सो आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में स्पीच दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इसको आपको ध्यान में रखना है बिकॉज लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और ये जो लोकसभा है उसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ है आफ्टर द इलेक्शन। ये रहे आपके आर्टिकल 86 और 87, ये आपको मैं ग्रुप में पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं हम, ये एक आर्टिकल है और ये लिखा है मिस्टर विवेक काटजू साहब हैं, रिटायर्ड जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा है रियासी एंड ईयर्स ओल्ड इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर। सो इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस इसका किया है और रिलेट किया है इन्होंने कि अभी की जो कंडीशन है, जो रियासी में अटैक हुआ, अगर हम जब से मींस इंडिया और पाकिस्तान का मींस एक जब उनका पार्टीशन हुआ उसके बाद से क्या सिचुएशन रही है और अब जाकर के क्या सिचुएशन है। सो इसके जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको मैंने समराइज किया है की पॉइंट्स की फॉर्मेट में, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला। सो फर्स्ट इन्होंने बात की है इसमें डेट एंड सिग्निफिकेंस की। तो ये कह रहे हैं कि अभी जो अटैक हुआ है 9 जून को, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इट मींस जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे मोदी साहब, तो मोदी जी जब उस समय भी शपथ ले रहे थे तो उस समय भी उससे करीब 2-3 दिन पहले ही एक अटैक हुआ था मई 2023 में, और ये अटैक हुआ था अफगानिस्तान के अंदर हमारा जो कॉन्सुलेट ऑफिस था उस ऑफिस पर। मींस उस ऑफिस पर उन्होंने अटैक किया जो हमारा ऑफिस अफगानिस्तान में था। उनका उस समय प्लान क्या था? उस समय उनका प्लान था कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं अफगानिस्तान में उन सबको हॉस्टेज बना लिया जाए। तो ये मोदी को या न्यू गवर्नमेंट को ये इंडिकेशन देने के लिए था कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं और भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पूरे इंडिया को हम डरा सकते हैं। वैसे ही अभी जो 9 जून का जो अटैक हुआ है वो भी किस दिन हुआ है? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ओथ ले रहे थे अपने पद की। सो दोनों में ही एक रिलेशन था। इसमें जो बस पर अटैक किया गया था, ठीक है, उसमें भी उनका यही इंडिकेशन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डराया जाए, प्लस ये जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं इनको भी डराया जाए। तो दोनों में आप रिलेशन करके देख सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने इस बात पे बात की है। फिर ये बात करते हैं कि अटैक का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो टारगेट क्या था इनका? डेजिग्नेटेड टू एम्ब्रेस एंड एनलार्ज इंडिया इट्स प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, उनको क्या करना? एम्ब्रेस करना, उनको डराना धमकाना या उनकी जो है
जो उनका स्टेटस है उसको लो करना। कौन थे? लिंक्ड टू लश्कर ए तैयबा, और ये कहाँ से है? पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप। मींस हर बार हमारे इंडिया में जितने भी टेररिज्म के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर के लिंक सारे के सारे पाकिस्तान से जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि परसिस्टेंट टेररिज्म चैलेंज। ये चैलेंज परसिस्टेंट है, मींस लॉन्ग टर्म है और बहुत पुराने टाइम से, ओल्ड टाइम से ये चला आ रहा है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की ये इसमें बात करते हैं। ये कहते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू, ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है, अराउंड 35 ईयर्स से चला रहा है और जम्मू कश्मीर में इसने स्पेशली अपनी जगह बनाई है। अब ये कह रहे हैं कि करंट में जो कुछ इंसिडेंट्स हमको टेररिज्म के मिले वो क्यों इतने सारे हुए, बिकॉज प्रीवियस कुछ मंथ्स में हम देखेंगे तो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं छोटे छोटे, कुछ उसमें बड़े हुए। तो ये कह रहे हैं कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सीखते हैं इस बात को, उनको इंस्पिरेशन मिलता है अफगान के जिहाद से। मींस अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल आया तो उससे ये सिद्ध हुआ, उनको ऐसा लगता है पाकिस्तान के टेररिस्ट को कि अफगानिस्तान में वहां के जो जिहादी हैं उन्होंने जब अमेरिका को मार करके भगा दिया वहां से, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी टेररिज्म का सहारा लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से भगा सकते हैं और जम्मू कश्मीर पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कौन? पाकिस्तान के टेररिस्ट। तो वहां से उनको क्या मिल रहा है? उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है। नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। अगर हम अभी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां की पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं कश्मीर के कॉज को। चाहे वो यूएनओ की बात हो तब वहां पर भी जाकर के इन इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो नॉर्मल पॉलिटिक्स की बात हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात हो, सब जगह पर वहां की आर्मी और वहां की पॉलिटिशियंस कश्मीर वाले इशू पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। जबकि इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो हमको अपने ही यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर, ऐसे इश्यूज पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए हमको दिख जाते हैं। नेक्स्ट फिर ये कहते हैं कि सपोर्ट। तो देखो फिर ये एग्जांपल देते हैं कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खुल करके सपोर्ट किया कश्मीर इशू के लिए। बेनजीर भुट्टो जब वहां की पीएम बनी उन्होंने भी सपोर्ट किया, और दोनों ही प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले के भी देखें बाद के भी देखें, तो सबकी एक पॉलिसी रही है और वो पॉलिसी रही है टेररिज्म की। मींस वहां की गवर्नमेंट खुलेआम इस टेररिज्म को सपोर्ट करती चली आई है। तो ये इसमें पाकिस्तान का लिंक हमको दिखता है। नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं कि भाई ये जब सब हुआ तो इंडिया का क्या इसमें रिस्पॉन्स रहा। तो ये बैकग्राउंड में जाकर के कहते हैं कि अर्ली 1990s की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी के कुछ मेथड्स डेवलप कर रही थी। मींस उस समय हम प्रिपेयर्ड नहीं थे पूरी तरह से। फिर जब हम उसके लिए ये सारी चीजें तैयार कर रहे थे तो हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर के डायलॉग की बात की कि भाई कश्मीर का जो इशू है उसको हम डायलॉग से, एंगेजमेंट से, बायलैटरल डिस्कशन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस चीज में जब हमको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, हमको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम नहीं रहे, तो फिर हमारी जो पॉलिसी उसमें थोड़ा सा फिर शिफ्ट आया 1990s में जाकर के 1995 के आसपास में। उस समय हमें क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम हर समय पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं रह सकते, हम अब कॉन्फिडेंट हैं कि कश्मीर के इश्यू को हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उस टेररिज्म को सॉल्व कर सकते हैं। तब जाकर के हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। अब उसमें क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर में 1996 में इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए और उसके साथ साथ हमने हमारी जो मिलिट्री है उसको भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। मींस हम बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, प्लस वहां पर जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इलेक्शंस हो गए, चाहे वो एंगेजमेंट हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, उन सबको भी रखा हमने जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर वो आगे चलते हैं कि फोकस करते हैं कि भाई मिलिट्री को लेकर के हमारा क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कंपोजिट डायलॉग पर बात हुई।
हमने पाकिस्तान से बात की कि भाई हम 1998 के आसपास तक कंपोजिट डायलॉग रखेंगे कि दोनों ही तरफ से बातचीत होगी और इस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पर हम रिलाई करते रहे, बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलती रही। तो पाकिस्तान से हमने डिस्कस किया कि भाई देखो, जो टेररिज्म का इशू है उसको सॉल्व कर लो साथ मिल करके, और काउंटर नार्कोटिक्स है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मींस पाकिस्तान एक तो टेररिस्ट भेजता है वहां से, उस समय भी भेजता था, और दूसरा वो कर रहा था वहां से ड्रग्स की सप्लाई। मींस कश्मीर के युवा, आसपास का और भी रीजन है, ड्रग्स के थ्रू पैसा एक तो कलेक्ट करना था उनको, और इस ड्रग्स के थ्रू वहां की जो यूथ है, जो नॉर्मल यूथ है, उसको ड्रग्स का एडिक्शन लगा करके उसको डिस्टेबलाइज कर देना। तो इसकी दो स्ट्रेटेजी चल रही थी, एक तो टेररिज्म चल रहा था और दूसरा चल रहा था नार्कोटिक्स, मींस इलीगल ड्रग्स का सप्लाई चल रहा था। लेकिन जब ये चीजें सारी की सारी हुई और इस पर बहुत सारे डिस्कशन हुए, तो इंडिया को समझ में आया पाकिस्तान की अनविलिंगनेस कि भाई पाकिस्तान से कितनी भी बात कर लो, लेकिन ये इंडिया की जो कंसर्न है टेररिज्म को लेकर के, उस पर ये एक्ट करने को तैयार नहीं है, उसकी अनविलिंगनेस है। फिर ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अब इंडिया ने मिलिट्री वाली भी देख ली, डायलॉग भी देख लिया। फिर इंडिया ने एक चीज पर काम किया कि चाहे वो हमारे वाजपेयी साहब हो, मनमोहन सिंह हो और मोदी जी हो, सारे के सारे इन तीनों प्राइम मिनिस्टर को अगर हम देखेंगे फ्रॉम 1998 से 2016 तक, तो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर फोकस किया कि भाई मामला बातचीत से सुलझ जाए। हालांकि जो जनता का ओपिनियन है, पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक मोस्टली ये चाहती है कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लिया जाए। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अटैक हो तो हम उस पर अटैक कर दें, ऐसा जनता मोस्टली चाहती है। जैसे उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि 2008 के जब मुंबई अटैक हुए, तब भी जनता में ये ओपिनियन था कि इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ 2001 में, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो वो काफी सीरियस हो गए थे और पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मोबिलाइज कर लिया था और अटैक करने ही वाले थे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि चलो नहीं, हम एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं। तो उन सारे के सारे कंडीशंस में हमने कोशिश तो की, लेकिन डिप्लोमेटिक कोशिश की, और ऐसे टाइम भी आए जब हमने मिलिट्री एक्शंस पर फोकस करने की कोशिश की। लेकिन मनमोहन सिंह जी जब गवर्नमेंट थे, तब तो सैकड़ों लोग हमारे मारे गए 2008 में मुंबई में जो अटैक्स हुए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में किसी भी मिलिट्री एक्शन पर सोचा नहीं। लेकिन जब 2001 में वाजपेयी साहब बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इस पर काफी मींस एक सॉलिड एक्शन की बात उन्होंने की थी, और बस अटैक होते होते रोक दिया था, अदरवाइज पाकिस्तान पर प्रॉपर अटैक होना था उस समय पर। फिर ये बात करते हैं कि मिलिट्री एक्शन की, भाई इन सब ने अपने अपने काम करके देख लिए, डिप्लोमेटिक देख लिए, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी साहब हो, मोदी जी हो। तो 2016 तक सबने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर ही कोशिश की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया मिलिट्री एक्शन का टाइम। जब पुलवामा पर अटैक हुआ तो हमने फिर बालाकोट में स्ट्राइक कर दी 2019 में। मींस यहां से हमें कुछ एक नई चीज देखने को मिली कि भाई जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो अकेले ही कुछ नहीं कर सकते, तो हमने 2019 में अटैक किया। दूसरा फिर हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एम्पसन। एक नया डॉक्ट्रिन हम लेकर के आए अपने लिए, हालांकि वर्ल्ड में तो ये पहले से है। जैसे यूएसए क्या करता है, उसको जब भी लगता है कि कहीं किसी दूसरे कंट्री से उसको कहीं थ्रेट है, वो वहां जाकर के पहले ही अटैक कर देता है। सो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इंडिया ने ऐसा स्टेंस लिया कि हम प्री एंटिव स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान में घुस करके हमने एयर स्ट्राइक्स किए, जिसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक कहा, है ना। तो ये भी नई मेथड हमने लिए, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो मिलिट्री एक्शन लिया हमने उड़ी अटैक के बाद में 2016 में। तो ये कह रहे हैं कि फिर हमारा जो एक टाइम आया, हमने मिलिट्री एक्शन पर सोचा, और उसके बाद काफी टाइम तक इंडिया में फिर जो अटैक्स थे वो काफी टाइम तक रुक भी गए। जैसे मैं आपको इसमें बात कहूँ, यहाँ पर एक पॉइंट इसकी भी बात होगी कि जो पाकिस्तान है, वहां की जो पॉलिसी है, वो पता है क्या उनकी पॉलिसी है
कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना टेररिज्म रखो वहां पर कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर में जिनका डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो आर्मी हो, है ना, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इन सारी की सारी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के मैटर में उलझा करके रखा जाए, तो बाकी किसी चीज पर ये ध्यान ही नहीं दे पाए, तो काफी हद तक पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी मींस सक्सेसफुल भी रही है। हमारी कई लाख, अराउंड 2 से 3 लाख जो फोर्सेस के जवान हैं वो सब उन्हीं चीजों में उलझ करके लगे रहते हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि इनको यहाँ पर उलझा करके रखा जाए और एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ का पूरा सिस्टम उलट पलट करके रख देंगे और जम्मू कश्मीर को हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। लेकिन ऐसा टाइम तो कभी आया नहीं और ना ही शायद अब आएगा। अब फिर बात हो रही है कि इंटरनेशनल परसेप्शन की। तो इंडिया अब एटलीस्ट इस बात में सक्सेसफुल रहा है कि जो वर्ल्ड के अदर पावर्स हैं, कंट्रीज हैं, अब वो इस बात पर नहीं मानते। जैसे इंडिया बताता है कि भाई पाकिस्तान की जो एक प्रॉपर पॉलिसी है वो है अपने नेबरहुड में टेररिज्म को सपोर्ट करने की, लेकिन यहाँ पर इंडिया कम से कम अब इस बात में सक्सेसफुल रहा है कि वर्ल्ड के कंट्री जब ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला स्टेट है, फिर भी इंडिया हमेशा एक पॉलिसी पर काम करता है, वो है एविडेंस शेयरिंग। बिकॉज आप वर्ल्ड में पाकिस्तान के अगेंस्ट में तभी तो एक ऐसा माहौल बना पाओगे, एक परसेप्शन क्रिएट कर पाओगे, जब आप इस दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एविडेंस वगैरह दोगे कि देखो भाई पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ ये वाला अटैक हुआ था। हम खुद से एक्शंस तो लेते रहे लेकिन साथ में ही एविडेंस शेयरिंग भी करते रहे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ में, जिससे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकें। फिर ये बात करते हैं डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की। तो ये कह रहे हैं कि देखो अभी जब रियासी में अटैक हुआ जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हुई, सो यहाँ पर एक बड़ा इंडिकेशन दिया है इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर। उन्होंने कहा है जब वो क्रॉस बॉर्डर को टेररिज्म को इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ा इंडिकेशन दे दिया। और बातों ही बातों में देखो उन्होंने क्या कहा कि एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ टेररिज्म एज अ स्टेप ऑन द एस्केलेटरी लैडर बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस। तो एक बड़ा इन्होंने डिप्लोमेटिक वर्ड का यूज किया है, इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया का अगर आपको न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का पता हो तो हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये कहती है कि हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे। तो एस जयशंकर साहब अब घुमा फिरा करके वो ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि भाई हम कब अटैक करेंगे, जब कोई हम पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है, अब आप ये समझो कि अगर टेररिज्म के अटैक होते हैं तो हम टेररिज्म को भी इस बात के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि उस कंट्री के अगेंस्ट में फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए। और उसमें भी आगे चल करके फुल स्केल वॉर का मतलब हो गया कि उसमें सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर अटैक ही क्यों ना हो। सो ये बात उन्होंने कही है यहाँ पर। फिर ये कह रहे हैं कि रिफाइनिंग डेफिनेशंस, किस बात की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने उड़ी के बाद में एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वर्ल्ड की कम्युनिटी ने जब इंडिया से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इंडिया ने कहा कि जो अनएक्सेप्टेबल टेररिज्म होगा, अनएक्सेप्टेबल चीजें होंगी, तो हम ऐसी कंडीशंस में अपने डिफेंस में कुछ भी करेंगे, चाहे हमें बॉर्डर क्रॉस करके ही स्ट्राइक क्यों ना करना पड़े। ठीक, तो अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताइए कि जो अनएक्सेप्टेबल टेररिज्म है, अब इसमें से एक्सेप्टेबल कौन सा है और अनएक्सेप्टेबल कौन सा है। इट मींस जो अभी रियासी का अटैक हुआ तो इसके बाद तो हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की। जब हमारा जो है पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने उसको क्या कहा था, हमने कहा था अनएक्सेप्टेबल टेरर अटैक। तो हमने उसके बदले में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, हमने बाद में उड़ी का जो है बदला भी लिया था। तो भाई एक बात बताओ, फिर अभी जो रियासी में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे अटैक्स हुए जिसमें बहुत सारे हमारे जवानों की जान चली गई, शहीद हो गए। तो ये कह रहे हैं
कि अब ये बताओ क्या आप ये कहना चाह रही है गवर्नमेंट ये वाले तो एक्सेप्टेबल हैं, रियासी का अटैक या और भी छोटे छोटे अटैक्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि अपनी डेफिनेशंस को हमें ठीक करना होगा। सो इस आर्टिकल में इन्होंने जब से ये टेररिज्म वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में और आज तक का जितना भी सिस्टम रहा कि कैसे हमने इससे डील किया, आज तक का सारा इन्होंने विद बैकग्राउंड और उसमें क्या क्या चेंजेस आए सब कुछ हमको यहाँ पर बताया। सो दिस वाज द आर्टिकल फॉर टुडे और इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। कल फिर मिलते हैं अनदर सेशन में। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप रिप्लाई करें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले जाएं। सो कल फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।